नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य वंश। और मौर्य वंश में हम लोगों ने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, सम्राट बिंदुसार मौर्य के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे सम्राट अशोक या अशोका द ग्रेट जिसे आप कहते हैं, तो अशोका द ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सम्राट अशोक का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 272 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व। और कहा जाता है कि जो सम्राट अशोक वास्तविक रूप से जब राज सिंहासन पे बैठे एज अ किंग, तो वो टाइम पीरियड था 269 ईसा पूर्व, 269 बीसी। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, तो देखिए सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास के महानतम शासकों की श्रेणी में रखा जाता है, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन अगर हम बात करें तो सम्राट अशोक के दुनिया को महानतम जो शासक है उस लिस्ट में भी टॉप पे रखा जाता है। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्या कारण है कि सम्राट अशोक को दुनिया के महानतम शासकों की श्रेणी में भी रखा जाता है, तो उसके बारे में आज हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो देखिए, पहली चीज जो आप देखते हैं सम्राट अशोक के शिलालेखों में या फिर उनके आदेशों में एक चीज आपको देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट आज तक आप देखेंगे तो ज्यादातर कोई किंग नहीं दिया होगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी उनकी प्रजा है, जहां तक उनका साम्राज्य है, तो वहां के रहने वाले लोग उनके क्या हैं, संतान के समान है। खास बात यह है। अब सोचिए, इसका कहने का रीजन क्या हुआ, क्योंकि सम्राट अशोक चाहते थे जो आम जन है वो उनसे जुड़ पाए, एक शासक से जुड़ पाए, जिसके लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, समस्त प्रजा मेरी संतान है। और एक चीज अगर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जब मौर्य वंश की स्थापना हुई थी तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, है ना। तो बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं था, उस लेवल पे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद आप देखते हैं तो लगभग सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के ही टाइम में आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम का भारत और इधर आप बंगाल की खाड़ी, बंगाल तक पूरा का पूरा आप देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य फैल चुका था। और चाहे आप दक्षिण में जाएं तो कर्नाटक का श्रवणबेलगोला वाला जो क्षेत्र है, यहाँ तक आप देखेंगे तो पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जब आप पश्चिम भारत गुजरात की तरफ जाते हैं तो गिरनार वाला जो क्षेत्र है, जहां से सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र आपने देखा होगा, तो वहां से जो भी आपको साक्ष्य मिले हैं, तो इसके आधार पर कह सकते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने ही लगभग अखंड भारत बना दिया था। हाँ, कुछ इससे छूट गए थे, या फिर आप कह सकते हैं जैसे कलिंग वाला छोटा सा क्षेत्र छूट चुका था। और बाकी अगर आप देखेंगे तो यही सेम पूरा का पूरा जो चीज है, ये आप देखेंगे तो विरासत में किसको मिलता है, तो सम्राट बिंदुसार मौर्य को मिलता है। मतलब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो बिंदुसार थे, उन्हें मिलता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अब देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य को संभाले रखना भी एक बहुत बड़ी योग्यता होती है। और वो भी 25 से 27 साल तक अगर आप सोचिए कि किसी एक बड़े भूभाग को सेम टू सेम मेंटेन करके चल पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो ये सम्राट बिंदुसार की उपलब्धि, योग्यता है। और यही वजह है कि उन्हें आप देखेंगे तो अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। शत्रुओं का जो नाशक होता है, तो उन्हें क्या बोला गया है कि अमित्र घात कहा गया है सम्राट बिंदुसार को। फिर वही सेम चीज आप देखेंगे तो जो साम्राज्य मिला था, तो यही सेम टू सेम आप देखेंगे तो सम्राट अशोक को भी विरासत में एक विशाल साम्राज्य मिलता है। ये बात 100% सही है साथियों, क्योंकि सम्राट अशोक को पूरा का पूरा जो साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य, वो सेम विरासत में मिल जाता है। अब इस विरासत मिले साम्राज्य में एक चीज जो छोटा सा मिस था, वो था कलिंग। तो सम्राट अशोक अपने शासन के आप देखेंगे तो लगभग कहा जाता है 269 ईसा पूर्व में जब वो गद्दी पे बैठे, तो उन्होंने 261 ईसा पूर्व में एक लड़ाई लड़ी, जिसको आप देखेंगे तो कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो जब उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की, तो एक चीज उन्होंने देखा कि कलिंग युद्ध में बहुत ज्यादा भीषण नरसंहार हो गया। बहुत से लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग। उस टाइम पीरियड में बहुत बड़ी बात होती थी। अब सोचिए, आज से अगर आप सोचिए 2300 साल पहले चले जाइए, 2300 साल पहले अगर आप देखेंगे तो ये लाखों की आबादी जो मर रही युद्ध भूमि में, ये बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे ही लाखों की संख्या में लोग घायल भी हो रहे थे। तो सम्राट अशोक ये सारी चीजें देख के उनका जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया, और सही बोला जाए तो पूरे तरीके से वो सोचने लगे आखिर युद्ध से मिला क्या। एक छोटे से क्षेत्र को जीतने के लिए हमने लाखों लोगों की बलि चढ़ा दी, लाखों लोग घायल हो गए, अपाहिज हो गए।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सम्राट अशोक ने फिर ये स्टेटमेंट्स वगैरह फिर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और वहीं उस टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो बुद्धिज्म जो है वो हिंसा के अगेंस्ट था, ठीक ना, वो अहिंसा पर बल देता था। तो यही है कि सम्राट अशोक का फिर झुकाव बुद्धिज्म की तरफ बढ़ा। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जब कलिंग युद्ध सम्राट अशोक ने जीता तब से लेकर जब तक सम्राट अशोक जीवित रहे तब तक उन्होंने अपने पूरे के पूरे विशाल साम्राज्य पे एक मजबूत पकड़ बना रखी थी, खास बात यह है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सम्राट अशोक प्रारंभ में शैव संप्रदाय के अनुयायी थे, फिर आगे चल के बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको मिलती कहाँ से हैं, तो सम्राट अशोक का जो लघु शिलालेख है उससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सम्राट अशोक का जो प्रारंभिक जीवन था वो शैव संप्रदाय से संबंधित था। फिर उसके बाद वो बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं आफ्टर कलिंग वॉर, है ना, तो कलिंग के युद्ध के पश्चात। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अशोक को निम्नलिखित कारणों से भारतीय इतिहास के महानतम शासकों की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसका रीजन क्या है, तो पहला रीजन आप कह सकते हैं सम्राट अशोक का प्रजा के प्रति प्रेम। क्योंकि अब देखिए कोई राजा सोचिए इतना ज्यादा हाईली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, मतलब सोचिए, तो उसने ये स्टेटमेंट निकलवा दी समस्त प्रजा मेरी संतान है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उस टाइम पीरियड में, जबकि एक राजा जब भी आता था तो वो सिर्फ रूल करना समझता था, वो एक राजा की हैसियत से रूल करता था। लेकिन सम्राट अशोक को आप देख रहे हैं तो वहां पे वो क्या कह रहे हैं कि एक पिता की दृष्टि से पूरे के पूरे साम्राज्य के लोगों का भरण पोषण करने के लिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और आपको देखने को मिलता है, वो क्या है कि प्रजा के कार्यों को ऋण समझ के करना, मतलब जो भी प्रजा से संबंधित कार्य हैं उसे उन्होंने अपने आप पे ऋण लिया कि मैं एक पिता के तौर पे, अगर आप देखिए तो मतलब जैसे पिता होता है तो वो अपने बच्चों के प्रति जो करता है तो वो अपना कर्तव्य समझ के करता है, वही सेम चीज आप देखते हैं। तो जब सम्राट अशोक तो प्रजा के कार्यों को ऋण समझ के करना चाहते थे। और दूसरी चीज क्या है, प्रजा को संतान के रूप में देखना, ये बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट एक चीज और आप देखते हैं तो प्रजा से संबंधित कार्यों के लिए कभी भी तैयार रहना, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। जो सोचिए कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट मतलब दिया था कि अगर मैं शिकार कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ या अंतःपुर चाहे जहां भी रहूं, अगर प्रजा से संबंधित कार्य है तो आप मुझे सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि राजा आराम कर रहा है तो आप बिल्कुल सूचना ही न दें, है ना, प्रजा से संबंधित बिल्कुल आप सूचना दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या कर दिए थे उन्होंने, प्रजा के लिए पूरे तरीके से खोल दिए थे। मतलब आसानी से आप राजा से कम्युनिकेट कर सकती थी, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो सारी की सारी चीजें राजा तक पहुंच जाया करती थी, खास बात यह है। और नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो एक चीज और आपको देखने को मिलती है कि प्रजा की स्थिति को समझने के लिए सम्राट अशोक धम्म यात्राओं का आयोजन भी करते हैं। तब आगे चल के हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक का धम्म क्या था, सम्राट अशोक की धम्म नीति क्या थी। तो सम्राट अशोक धम्म यात्राओं का आयोजन करते हैं जिसमें आप देखते हैं कि लगभग 256 रातें धम्म यात्रा में बिताते हैं। और नेक्स्ट एक चीज और आपको देखने को मिलती है कि लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण विशेष रूप से अशोक की चर्चा होती है। जैसे कि लोक कल्याणकारी कार्यों में आप क्या कर सकते हैं, तो रेस्ट हाउसेस की जो स्थापना उन्होंने की, रेस्ट हाउसेस मतलब विश्राम गृह की स्थापना की। जैसे कि मान लीजिए रास्ते हैं तो रास्ते में क्या है, विश्राम गृह बनवा दिए ताकि जो इंसान पैदल चल रहा है या बैलगाड़ी से चल रहा है, तो उस टाइम पीरियड में यही होता था, या तो पैदल चलेगा या तो बैलगाड़ी से, या फिर बहुत ज्यादा धनवान हो गया तो घोड़े से चल रहा होगा, रथ से चलेगा, ठीक है। तो अब रास्ते में चलते चलते क्या हो जाएगा, उसे थकान लगेगी, तो इसके लिए क्या किया था सम्राट अशोक ने, जगह जगह पे कुछ दूरी पे रेस्ट हाउसेस बनवाए, विश्राम गृह की स्थापना करवाई। और नेक्स्ट चीज एक चीज और आपको देखने को मिलती है उनके लोक कल्याणकारी कार्यों में मानव व पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करना, खास बात है। सोचिए मानवों के लिए चिकित्सा की स्थापना करना ये बेहतरीन काम है, लेकिन मानवों के साथ पशुओं की भी चिकित्सा की व्यवस्था करना, ये सोचिए ये बहुत बड़ा, ये मानवता का सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको देखने को मिलता है। सोचिए एक किंग इस लेवल पे कार्य कर रहा है तो सोचिए कितना महान रहा होगा, और आज नहीं, आज से 2300 साल पहले की बात है साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पेयजल की व्यवस्था करना, मतलब अब हर जगह पे पेयजल की व्यवस्था रहेगी ताकि इंसान को क्या होगा, ज्यादा दूर नहीं भटकना पड़े। और वृक्षारोपण की बात की उन्होंने, क्या किया कि जो मार्ग थे, जो भी
राजपथ के मार्ग थे या फिर व्यापारिक मार्ग थे, तो उनके आप देखेंगे तो दोनों साइडेड पे क्या किया उन्होंने, वृक्ष लगवाए, ठीक है, ताकि जो आप तेज गर्मी धूप वगैरह है तो उससे क्या हो, जो पथिक चल रहा हो या व्यापारी चल रहा हो तो वो आराम कर सके, पहली चीज वृक्ष के नीचे। और जो वृक्ष लगवाए वो फलदार वृक्ष लगवाए, ताकि उस वृक्ष से जो फल मिले तो उस फल का वो आनंद भी ले सके। खास बात यह है, तो सोचिए कोई राजा इस लेवल पे सोच रहा कि रास्ते में वृक्ष लगवा रहा हो, वृक्ष वो भी कैसे होने चाहिए, फलदार वृक्ष, वो भी। आज अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम पीरियड में सोचिए, आज इतना समाज डेवलप हो चुका है और आज आप देखेंगे तो आज आप राजपथ के मार्ग पे निकल जाइए तो आपको वृक्ष देखने को मिलेंगे। क्या दोनों साइडेड वृक्ष देखने को मिलेंगे? और अगर दोनों साइडेड देखने को मिल रहे हैं तो क्या वो फलदार वृक्ष देखने को मिल रहे हैं? तो ये चीजें आप को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो ये सारी चीजें आपको देखने को कहाँ से, ये आपको कैसे पता चलता है कि उन्होंने विश्राम गृह की स्थापना करवाई, मानव व पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कराई, पेयजल की व्यवस्था या वृक्षारोपण, ये सारी चीजें आप देखेंगे तो सम्राट अशोक ने अपने 7वें आदेश में लोक कल्याणकारी कार्यों की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के बावजूद समाज के सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति तथा प्रशासनिक नीतियों व कल्याणकारी कार्यों में किसी के साथ भेदभाव के कोई उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलते। खास बात यह, तो देखिए जब कोई राजा एक धर्म से होता है तो दूसरे धर्म के प्रति कहीं न कहीं आप देखें थोड़ा बहुत भेदभाव देखने को मिल जाता है। लेकिन जब वहीं आप सम्राट अशोक की दृष्टि से आप देखते हैं, सम्राट अशोक को जब आप देखते हैं तो वहां पे देखते हैं तो वो समाज के सभी संप्रदायों को क्या कहते हैं, सभी लोग मिलजुल के रहें। आप अपने धर्म को सही मानते हैं, ठीक है, बाकी आप दूसरे वाले धर्म हैं, दूसरे वाले व्यक्ति के धर्म का भी सम्मान करें, ठीक है। तो ये खास बात उन्होंने कहा, अपने धर्म को मानिए लेकिन दूसरे के धर्म का भी सम्मान करिए। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो उनकी किसी भी है ना, जो इन्होंने प्रशासनिक कार्य हो गए या फिर उनकी कल्याणकारी नीतियां हो गई, तो उसमें आपको कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता। समाज के सभी वर्गों का कल्याण उनका यही कहना था, वो अपने अधिकारियों से यही कहते थे कि समाज के जो भी वर्ग हैं, जो भी संप्रदाय हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी का कल्याण होना चाहिए। एक विशाल और विविधता युक्त साम्राज्य तथा सशक्त सेना के बावजूद समस्याओं के समाधान में सैन्य शक्ति की तुलना में नैतिक आचरण पर ज्यादा बल दिया। अब सोचिए कोई इतना बड़ा अगर साम्राज्य का सम्राट हो तो वो क्या करेगा, ज्यादातर जो अपना पूरा का पूरा साम्राज्य को व्यवस्थित करेगा तो सेना के माध्यम से करेगा। तो सम्राट अशोक के पास ऐसा नहीं था कि सेना नहीं थी, सेना थी, लेकिन उन्होंने ज्यादातर जो चीजें फोकस की तो सेना को सैन्य शक्ति के माध्यम से नहीं, मतलब प्रजा को कंट्रोल किया। उन्होंने क्या किया, नैतिक आचरण, तो उन्होंने क्या किया, और बहुत से अधिकारी नियुक्त किए। जो अधिकारी क्या करता था, समाज में आप देखेंगे तो प्रजा में नैतिकता डेवलप का कार्य करता था, मतलब समाज के जो प्रजा है वो क्या करे, समाज के सभी लोगों में नैतिक आचरण विकसित किए जाएं। खास बात है, आप सोचिए जहां पे आप इथिकल, आप सोचिए मोरालिटी को इस लेवल पे आप डेवलप करना चाह रहे हैं कि हर इंसान मतलब नैतिकता के ही राह पे चले, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सम्राट अशोक ने अपनी सेना भंग कर दी थी, नहीं, सम्राट अशोक ने अपनी सेना को बनाए रखा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सैन्य शक्ति की तुलना में नैतिक आचरण पे ज्यादा बल दिया था, बस इतना आपको याद रखना है। और एक चीज और आप देखते हैं, सम्राट अशोक जो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रवत संबंधों की स्थापना पर बल देते हैं और अपने उत्तराधिकारियों से भी यही चीज कहते हैं कि आप अपने पड़ोसियों के साथ मित्रवत संबंध रखिए और युद्ध के रास्ते पे ना चल के आप क्या करिए कि आप शांति के मार्ग पे चलिए। अब देखिए ये चीज सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है कि चलो ठीक है आप अपने उत्तराधिकारियों को ये कह रहे हैं, लेकिन यही आगे चल के एक ये चीज जो है ना, ये मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी बन जाती है। अब सोचिए जब आप, सम्राट अशोक तो काफी ताकतवर राजा थे, अब उन्हीं के टाइम पीरियड में लोगों ने कलिंग युद्ध देखा था, तब जो जो कलिंग युद्ध देखे थे या फिर कलिंग युद्ध के बारे में सुना था तो उन सब में तो डर कायम हो गया था। तो सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो उन्होंने 30 वर्ष अपने शासन काल के जो होते आफ्टर कलिंग वॉर बेहतरीन तरीके से कर लिया, सब शांतिपूर्ण चला गया। लेकिन जब उनके उत्तराधिकारी आए तो अब सोचिए, अब जवाब क्या दे रहे हैं कि आप युद्ध के रास्ते पे नहीं चलेंगे, शांति के रास्ते को अपनाइए। अब बाकी आप तो चलिए ठीक है, आप
चलेंगे शांति के रास्ते पे, क्या बाकी सब चलेंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो बाकी आपके जो पड़ोसी हो गए या फिर आपके साम्राज्य के अंदर जो जिनके मन में इच्छा होगी, कोई प्रांतपाल है या फिर कोई ऐसा क्षेत्र का अधिकारी है जिसके अंदर महत्वाकांक्षा हो कि उसे भी सम्राट, उसे भी राजा बनना है अपने क्षेत्र का, तो क्या वो शांति के रास्ते पे चलेगा? नहीं। ये सबसे खास बात, ये क्वेश्चन उठता है कि फिर आप आगे चल के यही एक पतन का कारण बनता है, सिर्फ पतन का एक कारण बनता है। अभी आगे चल के और हम जब बात करेंगे मौर्य वंश के पतन का, तो बहुत सारे कारणों की हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक कारण इसे माना जाना चाहिए, जो उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को युद्ध के रास्ते पर न चलने की जो परामर्श देते हैं, तो ये सबसे बड़ी खास बात है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक माना जाता है। आगे हम बात करते हैं तो सम्राट अशोक सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते थे, और दूसरी तरफ आप देखते हैं तो सांस्कृतिक विविधता मतलब जो उनके साम्राज्य के अंदर अलग अलग संप्रदाय थे, उन सभी संप्रदायों का सम्मान करते थे, और उन्होंने अपील भी की थी कि आप अपने धर्म का सम्मान करिए और साथ ही साथ दूसरे के धर्म का भी सम्मान करिए। आपका धर्म श्रेष्ठ है, सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के धर्म की बुराई करिए। इस बात पे उन्होंने बल दिया था। लेकिन एक चीज और आपको देखने को मिलती है कि वो सांस्कृतिक विविधता का सम्मान तो करते थे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो संपूर्ण भारतवर्ष को भाषाई एक सूत्र में बांधने की कोशिश भी आपको करते हुए सम्राट अशोक दिख जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो जो उनके अभिलेख लिखे गए, शिलालेख लिखे गए, तो ज्यादातर या तो प्राकृत भाषा में थे या ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, अब खरोष्टी और अरमाइक तो आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो जो क्षेत्र था तो वो आप देखेंगे तो यूनान से लगभग क्या था, यूनानी जो साम्राज्य से, तो उनसे सटे हुए जो क्षेत्र थे, यही वजह है कि वहां पे जो भाषा प्रचलित थी तो उस भाषा को ज्यादा उस उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रमोट किया। लेकिन जब आप इधर देखेंगे तो इधर के भारत वाले क्षेत्र में तो आपको प्राकृत या ब्राह्मी लिपि में आपको देखने को मिल जाएगा। तो खास बात यह है, तो उन्होंने क्या किया था कि संपूर्ण भारतवर्ष को भाषाई एक सूत्र में बांधने की कोशिश भी की थी, और जिसका आधार उन्होंने क्या लिया था, जो अपने शिलालेख हैं, जो अपने आदेश हैं, उसको प्राकृत भाषा या लिपि भाषा में लिखवाया, ब्राह्मी लिपि में लिखवाया था। ठीक है, इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा साथियों, वो होगा अशोक की धम्म नीति या अशोक का धम्म। अशोक का धम्म क्या था, अशोक की धम्म नीति क्या थी, तो ये चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे साथियों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को मिली होगी सम्राट अशोक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों या फिर भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार साथियों।